हेलो एवरीवन। मनीष सर फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज जो है हम अपना 11th क्लास का जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसी का कंटिन्यूशन है। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। जो भी आज आज की क्लास के अंदर जो भी रिमेनिंग पार्ट बच गया था वो उसको भी आज हम पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। तो आज जो है हम अ, आगे की थ्योरी शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो हमने सारा का सारा वन बाय वन कवर किया था। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि थ्योरी जो है बहुत बड़ा बेस होता है। नया सब्जेक्ट है, नई स्ट्रीम है। आपको पता है कि जब नया सब्जेक्ट होता है तो उसके जो बेसिक्स है वो कवर होने हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ही वो बेसिक कवर होते हैं वैसे ही हमारी कमांड उसके ऊपर डेवलप होती है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुक कीपिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ बुक कीपिंग? जैसे वर्ड से पता चल रहा है, बुक कीपिंग। बुक को क्या कर रहे हैं, अपनी जो ट्रांजेक्शन्स है उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालिसिस ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल है बिजनेस के, जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, जो टू साइडेड है, उनको रिकॉर्ड करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको एनालिसिस करना, वो सारा का सारा बुक कीपिंग के अंदर आता है। बुक कीपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियस ही बात है, एसेंशियल पार्ट है बिकॉज क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है अकाउंट्स की। फोकस मेनली ऑन ट्रैकिंग ए कंपनीज डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब डे टू डे जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लाइक सेल्स हो रही है, परचेज हो रही है, उनको हमें ट्रैक करना होता है, मींस रिकॉर्ड करना होता है। इन द बुक्स ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेल्स, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया था, रेवेन्यू, टैक्स पेमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन पेरोल एज वेल एज अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। मतलब जो भी कुछ आपके बिजनेस में हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, खर्चे हो रहे हैं, इनकम आ रही है, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सारे के सारे एवरीथिंग, जो भी ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, उनको हमें रिकॉर्ड करना। सीधा सा बेसिक सा मतलब अकाउंटिंग बुक कीपिंग का ये होता है। एंड इन्वेस्टमेंट्स, लोन, सो ऑन। द एक्यूरेसी ऑफ द टोटल अकाउंटिंग प्रोसेस इन ए बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय हाउ वेल बुक कीपिंग इज मैनेज। भाई देखो, ये इनिशियल स्टेज है, आपको सबको ये बात समझनी पड़ेगी। इनिशियल स्टेज में यदि हम ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, बुक कीपिंग जब हम करते हैं, यदि वहां पर हमसे गलती हो जाएगी तो आगे जो हम आगे की जो हमारे प्रोसेस होते हैं जब हम उनको फॉलो करेंगे, जब अभी हमने गलत कर दिया तो आगे के रिजल्ट भी हमारे गलत होंगे। तो यदि अभी आप गलती कर रहे हो, यदि आपने उनको बहुत अच्छे से एक्यूरेटली अभी बनाया है, तो आगे भी जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस निकलेगा या आपकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जब आप बताओगे तो वो भी उस हिसाब से एक्यूरेट होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर, और बात सिर्फ इनिशियल स्टेज की नहीं होती है, बात यहां पर ये होती है कि आपको अकाउंटेंसी में एक्यूरेसी यूज करनी है, तभी वो रिलायबल होंगे। एज अ रिजल्ट, बुक कीपिंग गारंटी दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट एंड मोर क्रूशली एक्यूरेट। भाई सीधी सी बात है, यदि एक्यूरेट होंगे, अभी भी मैंने वही बात बताई है कि यदि एक्यूरेट होंगे तभी आप, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वो इसी पे डिपेंड करती है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ अपनी बुक कीपिंग कर रहे हो। तो ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन है। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है जो इनिशियल स्टेज होती है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की, वो बुक कीपिंग के अंदर आती है। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना उनको। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर भी ये काफी बार आ जाता है। तो इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बुक कीपिंग की बात करें, इट इज ए कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करना और उनके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई करना, उनको सेपरेट करना, अलग अकाउंट्स में लेके जाना उनके नेचर के हिसाब से। तो पहला प्रोसेस रिकॉर्ड किया हमने, दूसरे प्रोसेस में हमने क्या किया, उनको क्लासिफाई किया उनके नेचर के हिसाब से। जो सेल वाले ट्रांजेक्शन उनको एक जगह ले आते हैं, परचेज वाले ट्रांजेक्शन को एक जगह लगाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है इसके अंदर। तो दो चीजें, एलिमेंट यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। एंड अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, इट इज ए कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन द फाइनेंशियल डेटा। तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर भी तो दो वर्ड आ रहे हैं, आप देखिए यहां पर भी रिकॉर्डिंग वर्ड आ गया है, यहाँ पर भी क्लासिफाइंग आ गया। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो बुक कीपिंग है इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये हम मान लेते हैं कि ये बुक कीपिंग है। एक सर्कल में और ड्रॉ कर देता हूं,
ये जो सर्कल है ये क्या है, अकाउंटिंग है। तो ये ड्रॉ करने का मतलब है, इसको बताने का, ये जो पिक्चर जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जो मैंने बनाया है सर्कल, ये इसलिए बताया गया है ताकि आपको पता रहे कि जो अकाउंटिंग होती है वो, बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग के अंदर ही आती है। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो मेनली शुरू होती है वो समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन द फाइनेंशियल डेटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब जब आप कम्युनिकेट करते हो, जो उसके यूजर्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि क्लासिफाई करना और बुक रिकॉर्डिंग करना, ये किसका पार्ट है, ये आपका बुक कीपिंग का पार्ट है। समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन द फाइनेंशियल डेटा, ये आपका अकाउंटिंग का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन द अकाउंटिंग, इट इज द बेस फॉर अकाउंटिंग। ऑब्वियस ही बात है, प्राइमरी स्टेज है, पहले आपको इसी को करना होता है। तो पहले रिकॉर्ड ही होती है ट्रांजेक्शन, देन उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज, एक्चुअली यदि हम मोटे मोटे तौर पे समझे तो जो अकाउंटिंग होती है हमारी वो सेकेंडरी स्टेज होती है। आप बस इतना याद रखिए, ये प्राइमरी स्टेज होती है, ये हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है। तो पहले आपको इसको करना होगा, उसके बाद जहां पर बुक कीपिंग आपकी एंड होती है वहां से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। नेचर ऑफ जॉब, भाई जॉब का नेचर क्या है, मतलब किस तरीके से करते हो, आप डेली बनाते हो या महीने 2 महीने के बाद आप करते हो, कैसे करते हो। देखिए, जो बुक कीपिंग होती है रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर, मतलब आपको अपने अपने बिजनेस में जहां पर भी है ये डेली के डेली आपको रिकॉर्ड करना होता है, या आप खुद रिकॉर्ड कीजिए, कोई अकाउंटेंट आप बैठाइए या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैठाइए, जो भी है। तो ये रूटीन नेचर का है, आपको डेली के डेली जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, उनको आपको रिकॉर्ड करना होगा। एंड इट इज ए एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब होता है इसको एनालिसिस करना पड़ता है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, इसे ये डेली नहीं होता है, इट विल टेक टाइम, ये एक समय के बाद होता है। तो इसको एनालिटिकल कहते हैं। ये रूटीन के अंदर नहीं होगा, डेली आपको इसको करने की जरूरत नहीं होती है, इस इसका हमें ध्यान रखना है। एंड नाउ नॉलेज रिक्वायर, इट रिक्वायर बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। मतलब इनिशियल स्टेज होती है, ऐसा स्टाफ जो स्किल नहीं है वो भी कर सकता है, जो अकाउंटेंट होते हैं वो इसको कर लेते हैं। इसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर बिजनेस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अपने जगह पे अपना जो भी उनका बिजनेस होता है वो किसी अकाउंटेंट को हायर कर लेते हैं, उसकी सैलरी उतनी नहीं देनी पड़ती। यदि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हो, अपने बिजनेस में नौकरी देते हो, तो उनकी तो सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो आप किसी अकाउंटेंट को हायर कर लेते हो जिसको ये बेसिक बेसिक नॉलेज होती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। एंड इट रिक्वायर थ्रू नॉलेज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। तो इट रिक्वायर थोरो नॉलेज, मतलब जो आपकी अकाउंटिंग होती है उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो प्रोसीजर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, सारे प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए आपको, कि कोई भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो उसके पीछे प्रिंसिपल क्या लग रहा है, प्रोसीजर क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है। दैट मीन्स सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बात हो रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये छोटा अकाउंटेंट जूनियर स्टाफ भी इसको कर सकता है, बट इसको परफॉर्म करने के लिए आपको स्किल पर्सन चाहिए होता है। लाइक आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होगा, सीए, सीए का जॉब ही यही होता है, इसको परफॉर्म करना होता है। एंड फाइनली स्किल रिक्वायर्ड, एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के लिए कोई एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए होती, एक फिक्स फॉर्मेट होता है, आपको ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैसे करना है, उनको क्लासिफाई करना है। तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होता, एक बेसिक बेसिक सी नॉलेज है। ये कोई भी अकाउंटेंट जिसने 5-6 महीने की ट्रेनिंग ली है, किसी सीए के अंडर में काम किया है, तो वो ये सब कर सकता है। नाउ इट रिक्वायर एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल का मतलब होता है भाई ये एनालिटिकल है, दिमाग जहां ब्रेन आपको यूज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, वो एनालिटिकल स्किल्स होती है। तो यहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स आपको चाहिए होती है। जो सीए होता है, हम मान सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एनालिटिकल स्किल होती है, वो बिजनेस को आपके एनालिसिस कर सकता है, चीजों को देख सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, और वेयर बुक कीपिंग इज एंड अकाउंटिंग स्टार्ट, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चलते हैं। तो अभी हमने बुक कीपिंग और हमने अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा कि बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है, तो एक सिंपल सी बात है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था, ये आपकी बुक कीपिंग है, ये आपकी अकाउंटिंग होती है, और ये आपकी, यदि एक सर्कल में और ड्रॉ कर देता हूं, ये आपकी अकाउंटेंसी होती है। मतलब अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग क्या है, इंक्लूड है, सम्मिलित है। और ऐसे ही ये दोनों, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये दोनों किस में आते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक ब्रॉडर वर्ड है जिसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, सारी थ्योरी उसके अंदर आती है, सारी प्रैक्टिसेस आ रही है, एवरीथिंग
जिसको भी इसकी नॉलेज है उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो ये जो बुक होती है इसको हम अकाउंटिंग की बुक नहीं कहते, इसको हम बुक कीपिंग की बुक नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है अपने आप में जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस एंड अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, वो तो एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे हम चलते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट। पर अकाउंटेंसी में क्या है? पूरी नॉलेज, सब कुछ, एवरीथिंग जिसको पता है उसे अकाउंटेंसी की नॉलेज है। Accountancy frames rules and principles which are to be followed and complied in the accounting process। मतलब जो भी अकाउंटेंसी एक बड़ा वर्ड है, तो उसमें जो भी रूल्स होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं और वो किस में यूज किए जाते हैं? अकाउंटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, इट इज द देयरफॉर सेड दैट अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। तो सिंपल सी बात है, ये जो बता रखा है कि अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो सारा का सारा किस में आएगा? अकाउंटेंसी के अंदर आएगा। एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब भाई एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब जो उसको अप्लाइड करते हैं हम, तो वो एप्लीकेशन होता है। तो अकाउंटेंसी को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको किसकी जरूरत होगी? अकाउंटिंग की यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चलते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इससे पहले हमने बुक कीपिंग अकाउंटिंग को कवर किया है, फिर सेकंड हमने अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एक नैरो वर्ड है और अकाउंटेंसी एक बड़ा वर्ड है, मतलब ब्रॉडर सेंस के अंदर हमें समझना होगा कि अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में एवरीथिंग इज कवर, उसमें पूरी की पूरी थ्योरी आ जाती है, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, रूल्स आ जाते हैं, एवरीथिंग वो अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं। नाउ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो भाई जो भी काम हम कर रहे हैं इसका कोई ना कोई यूजर्स तो होगा। आप जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, समराइजिंग कर रहे हो, फिर इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो यूजर्स इनका होगा ना। तो वो जो ऑडियंस है, वो जो यूजर्स है, वो कितने तरीके के होते हैं? जैसे अभी आपका 10th का जब रिजल्ट आता है तो आपकी जो मार्कशीट है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, उसके भी तो यूजर्स होते हैं ना। मतलब किस किस का उसमें इंटरेस्ट होता है? ऐसा थोड़ी ना है कि स्टूडेंट ही वेट कर रहा होता है अपने रिजल्ट की, उसके पेरेंट्स भी वेट कर रहे होते हैं, स्कूल भी वेट कर रखा होता है। ऐसे जिन जो आपके ट्यूटर हैं, प्राइवेट मेंटोर है, वो भी वेट कर रहे होते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो भी वेट कर रहे होते हैं, आपके जो वेल विशर्स है, फ्रेंड्स है, वो भी सब वेट कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब होता है ये सारे के सारे क्या है? यूजर्स हैं। इन सबको उससे मतलब है, जिनका उसमें इंटरेस्ट है उनको सबको हम यूजर्स कहते हैं। तो यहाँ पर यूजर्स की दो कैटेगरीज है, एक तो इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। तो इंटरनल के अंदर बेसिकली फर्स्ट नंबर पे आता है ऑनर्स। जो ऑनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, वो तो बहुत वेट कर रहे होते हैं कि जो भी बिजनेस है उनका, उसमें क्या उनको प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि एज ए बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन हो, तो आप ये जानने के इच्छुक होते हो कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हो उससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, या प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस हो रहा है तो वो कितना हो रहा है। तो आपकी तो डायरेक्ट उसमें इंटरेस्ट होता है अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, जो भी आप बना रहे हो। सेकंड नंबर पे आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, इनको भी हम इंटरनली कैटेगरी में रखते हैं। पहले मैं एम्प्लॉय से स्टार्ट करता हूँ। एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इसलिए होता है क्योंकि जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं, वो बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, कितनी ग्रोथ है उसकी। ऐसा तो नहीं है कि वो लॉसेस में चल रहा है। यदि ग्रोथ होगी तो उनके भी इंक्रीमेंट्स होंगे, उनकी भी प्रमोशंस होंगी। यदि बिजनेस लॉस मेकिंग है तो उनके जो चांसेस हैं प्रमोशन के या इंक्रीमेंट के, वो भी वहां पर काफी कम हो जाते हैं। तो उनको भी एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ऐसा बिजनेस जो ग्रो कर रहा है उसमें जॉब सिक्योरिटी हमेशा ज्यादा होगी, और ऐसा बिजनेस जो लॉस मेकिंग है वहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उनका अपना इंटरेस्ट होता है, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है। एंड मैनेजमेंट, जो बिजनेस की मैनेजमेंट है, जो जिनको थिंक टैंक बोलते हैं, जो सारा डिसीजन करते हैं, जो डिसीजन जिनको लेने होते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग के अंदर, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उनके बेसिस के ऊपर ही वो डिसीजन लेते हैं, उनके बेसिस के ऊपर ही वो प्लानिंग करते हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी होती है। तो मैनेजमेंट में ऑनर भी हो सकता है, और ऑनर के अलावा एक सेपरेट मैनेजमेंट भी हो सकता है, जो बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको नॉलेज होती है। तो अल्टीमेटली हमें बिजनेस को कहाँ लेके जाना है, तो उसके लिए हमें अपने बिजनेस की जानकारी, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो हमें पता होने चाहिए। बजट बनाना है या बिजनेस का हमें कोई प्लान करना है, आगे फर्दर एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट को। तो ये इंटरनल है, ये घर के लोग हैं, मतलब ये अंदर के लोग हैं, तो इसलिए इनको इंटरनल कह देते हैं। अब दूसरा एक्सटर्नल, जो बाहर के लोग हैं। बाहर के लोगों में कौन आ जाता है? क्रेडिटर। एक्सटर्नल में क्रेडिटर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको उधार दे रखा है, या तो उधार पैसा दे रखा है या उधार में सामान बेच रखा है।
तो जो आपको आप जिनसे उधार में खरीदते हो तो उनको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। और जिनसे हमने पैसा ले रखा है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, या आपने मनी बोरो कर रखी है, तो उनका भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अब इनका इंटरेस्ट क्यों है, जानने वाली बात यह है कि इनका इंटरेस्ट क्यों है। इनका इंटरेस्ट इसलिए है बिकॉज क्योंकि ये आपके बिजनेस को उधार दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये क्रेडिट आपके बिजनेस को तभी फ्यूचर में देंगे यदि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। यदि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो ये आपको फ्यूचर के अंदर आपको क्रेडिट नहीं देंगे। तो इनको इस बात से मतलब होता है, इनको इस बात से मतलब नहीं है, इनको इस बात से मतलब है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आगे फ्यूचर के अंदर भी आपको उधार देते रहेंगे, बिकॉज उनके यहाँ पैसा डूबने की संभावना यहाँ पर नहीं होगी। ऐसे इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर जो है सेकंड, वो इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में पैसा लगा चुके हैं या लगाना चाहते हैं, वो भी बहुत उससे वेट कर रहे होते हैं कि भाई आपकी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस क्या है, उसके बेसिस के ऊपर ही वो अपने आगे के डिसीजन लेते हैं कि वो अपने बिजनेस में बने रहें, इन्वेस्टमेंट उनकी बनी रहे। या फिर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस बात पर डिसीजन लेते हैं कि उनको पैसा लगाना है या नहीं लगाना आपके बिजनेस में। तो उनको जब तक आप उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस आपके उनके पास होंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो जो उनको रिक्वायर्ड है, जो उनको चाहिए उनको डिसीजन लेने के लिए, जब उनके सामने होगी, उनके बेसिस के ऊपर ही वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कस्टमर्स। कस्टमर्स को भी बहुत अ, जरूरत होती है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। जो कस्टमर्स होते हैं वो देखते हैं कि भाई आपका बिजनेस क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो उसके प्रोडक्ट बाहर मार्केट के अंदर लोग खरीदते हैं। यदि बिजनेस का लॉस मेकिंग है तो आप देखो कि जो कस्टमर भी होते हैं वो भी उसको दूसरी तरफ से, दूसरी नजरों से देखते हैं। तो कस्टमर्स के लिए कुछ खास बेनिफिट नहीं होता, कस्टमर के लिए कि बिजनेस अच्छा कर रहा है तो उनको प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा और एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर उनको मिल सकता है प्रोडक्ट। तो ये कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फिर टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरीज बॉडी, गवर्नमेंट, ये सब जिन्होंने आपसे टैक्स कलेक्ट करना होता है उनका भी बड़ा इंटरेस्ट होता है, बिकॉज एडवांस टैक्स की पेमेंट आपको करनी होती है। यदि बिजनेस आपका अच्छा कर रहा है तो टैक्स की कलेक्शन भी आपके देश में अच्छी होगी। और फिर क्योंकि सरकार जब बजट बनाती है तो बजट का जो मुख्य बिंदु होता है वो टैक्सेस होते हैं, तो टैक्स की कलेक्शन से ही बजट बनाया जाता है। तो टैक्स यदि आपके देश में अक्रॉस द इंडिया आप बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस के अंदर जो टैक्स की कलेक्शन है वो भी अच्छी होगी। और जब टैक्स की कलेक्शन अच्छी होगी तो फिर गवर्नमेंट को बजट बनाने के अंदर बड़ी मदद मिलेगी। आपके देश का बजट बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, सब अपना अपना बजट बनाती है। रिसर्चर्स हो गए और जनरल पब्लिक होगी, ज्यादा इसको ज्यादा ध्यान नहीं देखना जनरल पब्लिक को। और कस्टमर को बस उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है कि उनको प्रोडक्ट अच्छा मिलता रहे, अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता रहे। क्या कंपनी यदि अच्छी होगी, बिजनेस यदि अच्छा कर रहा होगा तो ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है लोगों का। और फिर उसके अंदर जिसको हम ये कहते हैं कि चैरिटी, हाँ हम ये कहते हैं कि इन सबका अपना अपना यूज है। तो गवर्नमेंट अपने तरीके से देखती है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जैसे अब आपका रिजल्ट आएगा तो सब अपने अपने एंगल से उसको देखते हैं। आपका तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, बाहर वाले स्कूल हो गए, आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपके पेरेंट्स घर के हो जाएंगे, इंटरनल हो जाएंगे। एक्सटर्नल्स में आपका स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, ये सब एक्सटर्नल में आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि एक ही चीज होती है, बट उसको देखने का सबका नजरिया अपना अलग अलग होता है। तो ये सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक ही है, बट हर किसी के लिए उसका यूज अलग अलग है। ऑनर के लिए अलग है, मैनेजमेंट के लिए अलग है, एम्प्लॉय के लिए अलग है, इन्वेस्टर कुछ और देखना चाहता है, क्रेडिटर कुछ और देखना चाहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों का ही इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस के अंदर, पर सबका इंटरेस्ट अपने अपने लिए होता है, अलग अलग। नेक्स्ट हम चलते हैं एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग्स। भैया अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बात कर ले कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट होता है रेलेवेंस होना होता है। तो रेलेवेंस इन अकाउंटिंग इज क्लोजली related to the concept of useful information. It means that the information must be capable of making a difference in taking various decision by the users। ठीक है भाई, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग है, द इंफॉर्मेशन gathered by the users relevant for one purpose may not be necessarily relevant for other purpose. The relevant information also reduce decision makers uncertainty about future act। में रेलेवेंस का मतलब है कि जो भी आप बना रहे हो वो रेलेवेंस होना चाहिए। जो भी यूजर्स हैं, एक्चुअली जो यूजर्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ताकि उनको डिसीजन लेते समय कोई अनसर्टेनिटी फेस ना करनी पड़े। तो रेलेवेंस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल, वो ऐसी होनी चाहिए जो रेलेवेंट हो, जो उनके मतलब की हो,
ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है। तो हमें ये काम नहीं करना, पर जब भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होंगी वो रेलेवेंट होनी चाहिए। वो अकाउंटिंग यूजर जो भी हमने डिस्कस किया, इंटरनल एक्सटर्नल, उनकी जो अलग अलग जो नीड्स हैं वो उनको पूरा करे, ताकि वो अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है रिलायबल होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म जजमेंट अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल। अर्निंग पोटेंशियल का मतलब जो आप आगे फ्यूचर में आपको जो पैसा प्रॉफिट होने वाला है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस फर्म। रिलायबिलिटी डिफर फ्रॉम आइटम टू आइटम। देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी information such as uncertainties inherent in the subject matter and accounting measurement। तो भाई जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल भी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, जिन पे आप ट्रस्ट कर सको। रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ का मतलब है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, पोटेंशियल अर्निंग्स है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस फर्म है, उनके लिए आपके रिलायबल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। उनके लिए आपको बनाने के लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि कुछ चीजें हमें फ्यूचर की पहले से सोचनी होती हैं। हमें प्रोविजन बनाने होते हैं बिजनेस के अंदर। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर भी प्रोविजंस बनाने होते हैं, तो वो भी रिलायबल होने चाहिए हमारे। ऐसा ना हो कि हमारा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने उधार दे रखा है बाहर मार्केट के अंदर, तो हम 5% मान के चलते हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा, बट ऐसा ना हो कि हम 30% बना के बैठे हैं जो रिलायबल नहीं है, क्योंकि इट इफेक्ट आप फाइनेंशियल पोजीशन, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करेगा। तो वो रिलायबल होनी चाहिए जिसपे हम उन इंफॉर्मेशन के ऊपर हम विश्वास कर सके, ऑथेंटिक। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। ये 3 वर्ड है हमारा, अभी तक हमने कवर किया। रेलेवेंस हमने कवर किया है, फिर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रेलेवेंट का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, आलतू फालतू की चीजें आप उसमें मत डालिए जो किसी के यूज की नहीं है। तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारे के सारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनके मतलब की होनी चाहिए, ताकि वो अपने डिसीजन ले पाए। और इंफॉर्मेशन सिर्फ रेलेवेंट ना हो, इसके साथ साथ वो रिलायबल भी होनी चाहिए, एक्यूरेट भी होनी चाहिए, ऑथेंटिक भी होनी चाहिए, जो लगे कि हाँ भी रिलायबल है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय इंफॉर्मेशन हमें रिलायबल चाहिए होती है। कंपेरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिनको हम कंपेयर कर सके, दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस ऑफ द पीरियड ईदर विद दैट ऑफ अदर पीरियड। मतलब कंपेयर, आज मेरी अपनी परफॉर्मेंस है मेरे बिजनेस की, मैं उसको पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकूं, या 3 साल पहले की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकूं। तो वो इस तरीके से होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सो दैट कि हम उनको अपने पिछले सालों से कंपेयर कर सके। उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कंपेरेबिलिटी का एक फैक्टर होना चाहिए, सो दैट कि हम उनको कंपेयर कर सके। क्योंकि हम यही मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर परफॉर्मेंस क्या थी, हमारे पास बेंचमार्क क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस का जो आधार होता है वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है, या प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर है, ये देखने का कि हमने कितनी बड़ी जर्नी तय करी है, कहां तक हम पहुंचे हैं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो कंपेरेबिलिटी होती है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन को हमें कंपेयर करना होता है। फिर फाइनली है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी presented in a manner that the users are able to understand it। भाई जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं, अकाउंटिंग है, वो क्या होनी चाहिए हमारी, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। मतलब जो यूजर्स उसको देख रहा है, यूजर्स उसको पढ़ रहा है, जब वो उसके सामने आएगी तो उसको समझ में आ जाए। जैसे अभी आपकी 10th का रिजल्ट आ गया, तो 10th की जब मार्कशीट आप देखते हो तो बिल्कुल समझ में आ रहा होता है कि हमारी ग्रेड क्या है, हमारे को क्या ग्रेड मिली, हमारे इंटरनल के मार्क्स क्या हैं। हम 12th में भी देखते हैं तो वहां पर आपके मार्क्स आते हैं, इंटरनल के मार्क्स क्या हैं, हम एक इजिली इट कैन बी अंडरस्टैंड। कोई भी हो, आपका पेरेंट्स हो या कोई ऐसा भी इंसान हो जो बहुत ज्यादा जिसको नॉलेज नहीं है, वो भी देखेगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या चीज है। तो एक अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है, उनको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रेजेंट नहीं करना कि कोई उसको समझ ना पाए। तो अकाउंटिंग जो यूजर्स होते हैं वो उसको समझ पाए, वो इस तरीके से प्रेजेंटेड होनी चाहिए कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं अकाउंटिंग के। तो 4 वर्ड्स अभी हमने पढ़े हैं इसमें, रेलेवेंस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, कंपेरेबिलिटी हो गया और अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गया। तो ये 4 वर्ड्स आपको अच्छे से करने हैं। आई होप कि ये थ्योरी वाला पार्ट आपका आज हमने खत्म कर दिया है। थ्योरी के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर काफी थ्योरी मैंने कवर की थी, और सेकंड पार्ट के अंदर जो भी उसका एक शेष पार्ट था वो हमने कवर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एक चीज और जरूरी है कि जब आप थ्योरी करें तो थ्योरी को आपको बहुत करना होगा। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपका अकाउंट्स में एक इनिशियल फेस है तो आपका डिस इंटरेस्ट भी आ सकता है। मतलब आपको लगेगा कि सर ये क्या है, ये स्वाभाविक सी बात है, इससे आपको घबराना नहीं है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। जब आप इनिशियल फेज के अंदर, जब आपने अकाउंट शुरू किया है, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी ऐसी लगती है कि कई बार तो ऐसा लगता है ऊपर से ही निकल रही है, ये है क्या ये। और बच्चों का उसमें डिसइंटरेस्ट आ जाता है, उनको लगता है यही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक पड़ाव है। जैसे इस पड़ाव से आप बाहर निकलोगे, 3-4 चैप्टर जैसी थ्योरी के आप कवर कर लोगे, जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा आपका इंटरेस्ट बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। मैं चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट अपने आप आना शुरू हो जाएगा अकाउंट्स के अंदर। शुरू का ये फेस होता है, हमें बच्चों को बार बार जो भी होते हैं उनको समझाना होता है कि बेटा ये एक ऐसा फेस होता है कि जब आपको थोड़ा सा लगेगा, जैसे बोलते हैं ना, आपके पैरों के नीचे थोड़े कांटे होंगे, पर ये एक बार 4-5 चैप्टर आपके निकल जाए, देन फिर जो यात्रा है वो स्मूथ हो जाएगी, फिर प्रैक्टिकल पार्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब प्रैक्टिकल शुरू होता है तो बच्चों का इंटरेस्ट आना उसमें शुरू हो जाता है। तो थ्योरी वाले पार्ट्स को आपको पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।